चलो, तो मैं बता रहा था कि ग्रेविटी जो होती है, अभी ठीक है, ओके। तो ग्रेविटी में जब हम कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है अर्थ की तरफ, वो सिर्फ ग्रेविटी का सिर्फ एक एग्जाम्पल होता है, वो ग्रेविटी नहीं होती। ठीक है, ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी का मतलब होता है एवरी बॉडी विच हैज मास अट्रैक्ट अदर बॉडी विच हैज मास, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। कोई भी चीज जिसके पास वजन है वो एक दूसरे को चिपका रही है। हर चीज जिस पे भी वजन है वो एक दूसरे को चिपकाती है। जैसे ये स्क्रीन और मैं भी एक दूसरे को चिपका रहे हैं, बट होता क्या, हम दोनों को अर्थ ने भी चिपका रखा है और हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम अर्थ से छूट के आ जाएं। इसीलिए आवाज गूंज रही है थोड़ी, अभी भी है क्या? 1 मिनट वेट करें सब, अगर आवाज गूंज रही है तो, है ना? 1 मिनट होल्ड करें सब लोग प्लीज। 1 मिनट आवाज के लिए वेट करना करता हूँ। अभी बताएं, अभी ठीक है क्या आवाज? आवाज गूंज रही थी, है थोड़ी। अभी आवाज ठीक है क्या? प्लीज मैसेज कर दें सब लोग, है ना? चलो, तो ग्रेविटेशन में बता रहा था कि ग्रेविटेशन का मतलब होता है जब दो चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है जिसके पास मास होता है। और जब हम किसी चीज को अर्थ, कोई चीज अर्थ की तरफ गिरती है तो वो जो है ग्रेविटेशन का सिर्फ एक एग्जाम्पल है। जैसे बॉडी फॉल्स ऑन अर्थ, ये ग्रेविटेशन का सिर्फ एक एग्जाम्पल है। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, सूरज के आसपास, सन के आसपास जो प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं वो भी ग्रेविटेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ओके है बस। मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, अर्थ के आसपास जो मून घूम रहा है वो भी ग्रेविटेशन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, परफेक्ट साउंड है, ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बताता है, देख लेंगे, ये मैं बता देता हूं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताता है, सपोज करो दो बॉडी है ए और बी, ठीक है, ए और बी, और इसका मास है एम ए और इसका मास है एम बी। ठीक है, और इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी है आर, आर मान लिया। ठीक, तो होता क्या है कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, ग्रेविटेशन यही बोलता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि जो फोर्स होगी इन दोनों के बीच में, एफ जी लिख देते हैं, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो कितनी होगी? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हो जाएगी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, यानी दोनों के मास पे डिपेंड करती है। पहली बात, डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है? प्रोडक्ट ऑफ मास पे। और इनवर्सली किस पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस के स्क्वायर पे। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। फिर लॉ वो ये बोलता है, लॉ बोलता है कि जो भी दो चीजें हैं उनके बीच में जो ग्रेविटी की फोर्स है वो डायरेक्टली तो उनके मास के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है और इनवर्सली उसके डिस्टेंस के स्क्वायर पे। और जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तब हमारा फॉर्मूला बन जाता है ये एफ इज, या ये मैं करके दिखा देता हूँ क्योंकि ये शायद ऐसी चीजें जो लिखी हुई ज्यादा समझ में नहीं आएगी। तो अगर ये दोनों मतलब ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में कंबाइन करूं तो हो जाता है एफ जी इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो मैं इसको सिर्फ एफ लिख देता हूँ, ना। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो किसके बराबर हो जाती है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर का स्क्वायर, जहां पे g इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है? पेपर में बहुत बार आया है, अनगिनत बार, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी -2 इसकी एसआई यूनिट। इसकी एसआई यूनिट, इसकी वैल्यू, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, बहुत कुछ आ रखा है इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यही चीज यहां दूसरी स्लाइड में लिखी है, ये फॉर्मूला हो गया। और ये जी जो कैपिटल जी है, इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी -2। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद फ्री फॉल।
सर फ्री फॉल होता क्या है, पहले तो ये समझ लो, इसको साइड में कर देते हैं। फ्री फॉल का मतलब होता है जब भी कोई बॉडी, देखो पहले बात तो फ्री फॉल समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि हम लोग अर्थ पे कैसे खड़े होते हैं। अब अर्थ एक स्फीयर है, स्फीयर ये मैंने बनाया क्लॉक, और देखो क्लॉक आप लोगों ने घड़ी देखी होगी, क्लॉक और क्रिकेट बॉल या फुटबॉल समझ लो, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, एक क्लॉक और एक फुटबॉल। जब मैं इसको पेपर पे बनाऊंगा तो ऐसी ही बनेगी, है ना। लेकिन क्लॉक और फुटबॉल में फर्क होता है, फुटबॉल एक 3D फिगर है क्योंकि इसके अंदर सामान आ सकता है, जबकि क्लॉक एक 2D फिगर है क्योंकि इसके अंदर सामान घुसा नहीं सकते, ऊपर रख सकते हो अंदर नहीं घुसा सकते। तो हमारा जो अर्थ है इट इज जस्ट लाइक अ फुटबॉल, वो फुटबॉल की तरह है, लेकिन उस फुटबॉल के अंदर नहीं है हम लोग उस फुटबॉल के ऊपर खड़े हैं, और सिर्फ सीधे ही नहीं खड़े, हर तरफ खड़े हैं। या फिर आप समझ सकते हो एक जैसे रबर बॉल है, इसमें हर तरफ से पिन घुसा दो, इसमें हर तरफ से क्या घुसा दो, पिन, ऊपर नीचे। या फिर बॉल है, फुटबॉल में हर तरफ से पिन घुसा दो, जहां से भी घुसे, तो वो जो पिन है वो ह्यूमंस हैं। तो हो सकता है कुछ ह्यूमंस इस टाइम पे, हाँ हम भी बात कर रहे हैं तो हम उल्टे लटके हुए हों, लेकिन हमको ये बात पता नहीं चलती, क्यों? क्योंकि हमारे आसपास हवा होती है ना, जो हवा हवा हमेशा हमारे सर के ऊपर होती है, और जमीन हमेशा हमारे पैरों की तरफ होती है, इसलिए हमको पता नहीं चलता हम सीधे हैं कि उल्टे हैं। कि मैंने आपको मोशन में भी एक बात बताई थी कि एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है देखने का। अब जैसे एक गाड़ी चल रही है, गाड़ी में दो बंदे बैठे हैं और गाड़ी 100 की स्पीड से चल रही है, तो उन दोनों को तो ऐसा लगेगा ना कि हम दोनों रुके हुए हैं, अगर गाड़ी के शीशे पर्दे बंद है तो, ठीक है। लेकिन उन्हीं दोनों को जब बाहर से कोई देखेगा उसको लगेगा कि दोनों चल रहे हैं। तो ये होता है पॉइंट ऑफ रेफरेंस। जब हम अपने सारी आसपास वाली सारी चीजों को देखते हैं ना, तो हमें लगेगा कि हम सीधे ही खड़े हैं, लेकिन अगर आप बाहर से देखोगे तब आपको पता चलेगा कि कुछ लोग उल्टे हैं, कुछ लोग सीधे हैं, कुछ लोग टेढ़े हैं, ठीक है। ये चीज आपको वहां पे दिखाई देगी जब आप हिल स्टेशन में जाते हैं ना, पहाड़ों में, तो देखना कि पेड़ जो होते हैं, कभी कभी जो रोड अगर ऐसे जा रहा है तो पेड़ ऐसे निकल के आ रहा होता है, क्योंकि वो गिर क्यों नहीं रहा, क्योंकि उसको ग्रेविटी ने अपनी तरफ खींच रखा है, वो गिरेगा नहीं नीचे, ठीक है। हमें लगता है ना पेड़ हवा में लटक रहा है, बहुत जगह ऐसा होता है जब हम माउंटेन्स वगैरह में जाते हैं, वहां पे देखोगे आप लोग। तो फ्री फॉल का मतलब होता है, देखो अगर मैंने खड़े होकर कोई भी बॉल ऊपर फेंकी तो वो अर्थ से दूर गई ना, और फिर वो अर्थ पे वापस आएगी। तो जब कोई भी चीज अर्थ की तरफ आती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली, तो असल में होता है क्या, जब कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है तो बहुत सारी ताकतें काम कर रही होती हैं, सिर्फ ग्रेविटी नहीं होती, हवा भी होती है, एयर है, एयर रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन ऑफ एयर है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो काम कर रही होती हैं। लेकिन हम ये इमेजिन करते हैं कि कोई भी चीज एक्ट नहीं कर रही, सिर्फ क्या एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। फ्री फॉल क्या है, व्हेन अ बॉडी फॉल्स ओनली अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की पावर उसको खींच रही है, तब हम उसे बोलते हैं फ्री फॉल, ठीक है। हालांकि ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता, लेकिन हमको पढ़ने के लिए ऐसा करना होता है, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें एक साथ नहीं देख सकते हम लोग, किसी एक चीज को एक बार में ही स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो ये कहना क्या चाहता है, एक चीज समझना कि जब भी कोई चीज चलती है, अपनी स्पीड बदलती है, मैंने आपको मोशन में बताया था, तो वो उसके पास एक एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है स्पीड का बदलना। तो अगर मानो गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी फोर्स उसका इंजन लगा रहा है, तो उसका इंजन उसको पावर दे रहा है एक्सेलरेशन चेंज करने के लिए या स्पीड बदलने के लिए। ऐसी जब कोई चीज अर्थ की तरफ आ रही है, तो जब वो अर्थ उसको खींच रहा है तो उसको पावर कौन दे रहा है, अर्थ दे रहा है, ठीक है। अगर कोई बॉडी ग्रेविटेशन में अर्थ की तरफ आ रही है तो उसको पावर कौन दे रहा है, अर्थ खींच रहा है। अब अर्थ उसको खींच रहा है तो अर्थ उसको अपनी तरफ एक एक्सेलरेशन से खींच रहा है जो उसको पावर दे रहे हैं स्पीड को चेंज करने की। उसी एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, स्मॉल जी। इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये वो एक्सेलरेशन होती है जो अर्थ प्रोवाइड करता है किसी भी चीज को जो उसकी तरफ आएगी, ठीक है, क्योंकि वो नेचुरल है, वो खींचता है। अब इसमें होता क्या है कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे तो आप किसी भी चीज को ऊपर से छोड़ो, किसी का वजन चाहे ज्यादा हो या कम हो, वो भारी चीज जल्दी आ जाएगी और हल्की चीज लेट आती है ऊपर से नीचे की तरफ, है ना। ये रियल लाइफ में हम लोग देखते हैं। लेकिन साइंस ये बोलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी चीज भारी है या हल्की है, वो सेम टाइम पे आएगी। या फिर अर्थ किसी से भी भेदभाव नहीं करता, अर्थ के लिए सब कुछ बराबर है, वो हर चीज को सेम स्पीड से खींचता है। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है 9.8 या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये वैल्यू कैसे आई है और हमको कैसे पता कि भाई जब कोई अर्थ किसी चीज को खींचता है तो उस पर किसी भी चीज की का फर्क नहीं पड़ता कि
उस बॉडी का मास कितना है, उसका तरीका है जी की वैल्यू कैलकुलेट करने का। तो वो तरीका क्या है भाई, F इज इक्वल टू एम में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पिछले चैप्टर में, मोशन फोर्स में पढ़ा था। अब ये फोर्स जो है ये मास ऑफ बॉडी है, एम मतलब मास ऑफ बॉडी, ठीक है, और ये ए है एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, क्योंकि हिल कौन रहा है, बॉडी जा रही है, अर्थ तो भागता नहीं चीज से भी चीज की तरफ, कोई भी चीज आती है अर्थ की तरफ, ठीक है। लेकिन इसी फोर्स को मैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी लिख सकता हूं, है ना। तो ये एम बी और ए बी लिख दिया मैंने, एम बी मतलब मास ऑफ बॉडी, ए बी मतलब एक्सेलरेशन ऑन बॉडी, ठीक है, बॉडी पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है। अब एफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला भी हमने किया, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी ए बी, या बॉडी है ये। अब वो एम वन और एम टू में वन तो अर्थ हो गया और सेकंड बॉडी हो गया, क्योंकि जो दो चीजें हैं उसमें से एक अर्थ है और एक बॉडी है, तो इसलिए हमने एम ई और एम बी कर दिया, एम बी से एम बी कैंसिल हो गया। तो एक्सेलरेशन ऑन बॉडी जो है ये किसके बराबर हो जाती है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, इसकी वैल्यू फिक्स है जी की। अब ये एम ई मास ऑफ अर्थ है और आर जो है रेडियस ऑफ अर्थ है। क्यों है, क्योंकि जब हम अर्थ के ऊपर खड़े हैं यहाँ पे, तो मेरे में और अर्थ के बीच में कितनी दूरी है, उसके रेडियस जितनी। अब आप मानो हो सकता है 10 फुट ऊपर बिल्डिंग पे खड़े हो या 50 फुट ऊपर बिल्डिंग पे खड़े हो, तो ये 50 फुट अर्थ के लिए कुछ भी नहीं है, वो चींटी के बराबर है उसके लिए, ठीक है। इसीलिए हम ये मैटर नहीं करता कि हम कितने ऊपर खड़े हैं अर्थ से, आप कितने भी ऊपर खड़े हो जाना रेडियस ही रहेगा, ठीक है। हालांकि ये भी यूज होता है कि कितना ऊपर कितने नीचे एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, लेकिन ये हमारे सिलेबस में है नहीं अभी, इसीलिए हम करेंगे भी नहीं, ठीक है। तो ये जी की वैल्यू ये है, मास ऑफ अर्थ मेरा ये है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, तो इधर देख लो, क्लियर दिख रहा है। तो होता क्या, ये सारी वैल्यूज फिक्स है, दिख रहा है, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है शायद, ये मैं दिखा देता हूँ जूम करके, आप लोग इसमें देख लें कि ये सारी वैल्यू फिक्स होती है। तो हुआ क्या, ये जो जी है उस ए को जी लिख दिया इन्होंने, इस जी की वैल्यू क्या आ गई 6.7 इंटू 10 टू -11, ये मास ऑफ अर्थ है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब कोई भी बॉडी अर्थ की तरफ आएगी तो अर्थ उसको इस एक्सेलरेशन से खींचता है, ठीक है, और वो मास पे डिपेंड नहीं करता, बॉडी भारी हो हल्की हो उसके लिए सब कुछ बराबर है, वो उसी ताकत से खींचता है। लेकिन हम प्रैक्टिकल लाइफ में हमको ये दिखाई नहीं देता, क्योंकि अर्थ पे और भी बहुत सारी फोर्सेस काम कर रही होती हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें कि वो कितनी चौड़ी है, कितनी भारी है, कितना एरिया ऑक्यूपाई, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। लेकिन ये हम सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, स्मॉल जी, ठीक है। तो हमारे लिए ये जी सेम होता है। नेक्स्ट, हालांकि मैंने आपको बोला भी कि स्मॉल जी सेम है, लेकिन एक्चुअल में हायर सब्जेक्ट्स में, हायर टॉपिक्स में हम खुद ही इसको चेंज करते हैं। और आपने YouTube पे मेरी एक वीडियो भी है, उसके अंदर मैंने डाला हुआ है, लेकिन हालांकि मैं आपको रियलिटी बता दूं, आपके सिलेबस के लिए जरूरी है नहीं, ठीक है, वो वाला टॉपिक पर्टिकुलर ग्रेविटेशन। हाँ, आप बहुत टाइम पहले से पढ़ रहे हो, 5-6 महीने पहले से, तब तो कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो वेरिएशन ऑफ जी विद लोकेशन, लोकेशन के हिसाब से स्मॉल जी कैसे बदलता है। तो देखो ये अर्थ का डायग्राम है, अर्थ के ऊपर ये सेंटर लाइन को इक्वेटर बोलता है, और ऊपर और नीचे क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। तो जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर ये अर्थ से भी पास होता है ना, आपने जीके वगैरह में पढ़ा होगा। इक्वेटर अर्थ से पास नहीं होता, नीचे वाला होता है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर तो शायद पास नहीं करता। हाँ, तो इक्वेटर पे जो जी की वैल्यू है वो क्या होती है, लोएस्ट होती है, और एट पोल्स जी की वैल्यू क्या होती है, हाईएस्ट होती है। ध्यान रखना है आपको, ठीक है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जी की वैल्यू हाईएस्ट होती है, और इक्वेटर पे जी की वैल्यू लोएस्ट होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे अर्थ, इक्वेटर पे रेडियस मैक्सिमम होता है अर्थ का, क्योंकि अर्थ क्या है ना, स्फीयर हम कहते हैं स्फीयर, लेकिन एग्जैक्टली स्फीयर नहीं है, वो बल अंडे जैसा होता है, बीच से चौड़ा ऊपर नीचे से पतला, है ना। तो रेडियस ऑफ अर्थ मैक्सिमम होता है इक्वेटर पे, और पोल्स पे जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। इसीलिए क्योंकि जी और रेडियस उल्टा है, उल्टा रिलेशन है इनका, ठीक है, इसीलिए ध्यान रखना है, पेपर में क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है, छोटा छोटा। नेक्स्ट, इसमें एक चीज मिसिंग है, मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे, 1 मिनट, वो आपको ऐप वाले नोट्स में होगा, है ना, 1 मिनट रुकेंगे।
यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल जी और कैपिटल जी। स्मॉल जी क्या होता है और कैपिटल जी क्या होता है? तो स्मॉल जी हमने किया था, क्या है ये? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चेंज करती है, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जैसा कि अभी आपने देख लिया कि ये अर्थ पे ही बदल जाती है ना, रफली इक्वल रहती है, हम इसको सेम मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में बदलती है ये। जैसे इक्वेटर और पोल पे स्मॉल जी की वैल्यू बदल गई थी, लेकिन ये इट इज यूनिवर्सल, इट इज सेम एवरीवेयर। ये कभी भी नहीं बदलती, आप अर्थ पे रहो, चांद पे रहो, सन पे जाओ, कहीं भी जाओ, ये नहीं बदलेगा। लेकिन ये जो है बदल जाता है, मून पे भी बदल जाता है ना। इसकी मून पे जो वैल्यू होती है, चलो ये बाद में करेंगे, आप बता देता हूं। चलो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मून, जी स्मॉल जी ऑफ मून लिख लेते हैं इसे ना। स्मॉल जी ऑफ मून क्या होता है? 1/6 ऑफ स्मॉल जी ऑफ अर्थ होता है। मून पे जब हम जाते हैं तो ग्रेविटी 1/6 हो जाती है अर्थ की, इसीलिए वहां पे हमारा वेट कम होता है, हम खुद को हल्का फील करते हैं वहां पे। क्लियर है? तो जी और कैपिटल जी में ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, क्या होता है स्मॉल जी और कैपिटल जी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है तो मैसेज करें प्लीज, मैं वेट कर रहा हूं। अब तो आप खुल के मैसेज कर सकते हो, और अब तो मैं ही देख रहा हूं और कोई तो देख नहीं रहा। किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज मैसेज कर दें। बारिश आ रही है दिल्ली में बाहर, समझ आ रहा है सबको? प्लीज बताएं, 1 मिनट वेट कर रहा हूं मैं, मैसेज कर दो भाई। बारिश आ रही है बढ़िया बाहर। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर। अब इसके बाद सर एक टॉपिक आता है हमारा, मास और वेट। चलो देखो, मास और वेट, इसको पढ़ने से पहले मैं ही आपको बताता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा ज्यादा अच्छा। मास और वेट में डिफरेंस समझ लो। यहां पे मैं आपको एक बात बता देता हूं। ओके बढ़िया है। वेट, एक लाइन याद रखना यहां पे, वेट इज अ फोर्स। जो हम वेट क्या होता है? एक फोर्स होती है। जनरली हम रियल लाइफ में मास और वेट को सेम लिख देते हैं ना, हम बोल देते हैं वेट कितना है भाई, 50 किलो बोलते हैं, और तेरा वेट कितना है? 50 किलो। लेकिन वेट कभी किलो नहीं होता, वेट की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, मास होता है किलो में, ये बात ध्यान रखेंगे। तो मास केजी में होता है और वेट न्यूटन में होता है, सबसे पहली बात ये समझ लो। यहाँ पे मास केजी में होता है और वेट किस में होता है? न्यूटन में। ये जो है स्केलर होता है और ये जो है वेक्टर होता है। हम जो देसी भाषा में बोल देते हैं ना, भाई तू तो धरती पे बोझ है, तो ये वेट वो वेट होता है कि हमारी वजह से जो धरती पे बोझ पड़ता है उसको हम वेट बोलते हैं। लेकिन मास क्या होता है? मास जो देसी भाषा में बोलते हैं ना, गुर्दा, कि हमारे अंदर क्या है, हार्ड मास जो बोलते हैं, हार्ड मास, एक्चुअल में हड्डियों और मास का जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है बॉडी में, वो मास होता है। वेट क्या होता है? उस मास की वजह से अर्थ पे जो प्रेशर पड़ रहा है या दबाव पड़ रहा है, वो वेट होता है। जो ताकत हम अर्थ पे, जो हम अर्थ को दबा रहे हैं, वो वेट होता है। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी, ये तो हो गया। चलो ये मोटा मोटा मैंने आपको बताया। और मास जो है बदलता नहीं है, डज नॉट चेंज, इट डोंट चेंज। क्यों? क्योंकि ये खुद के अंदर, मेरे अंदर जो हार्ड मास है वो कभी बदलेगा थोड़ी, वो तो वही रहेगा, मैं चाहे कहीं भी चला जाऊं। लेकिन जो वेट होता है, इट चेंजेस, ये बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि ये डिपेंड करता है दूसरी चीजों पे, ग्रेविटी पे। W इज इक्वल टू mg फॉर्मूला होता है। वेट कैसा आता है? मास और ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करके। क्योंकि ये ग्रेविटी बदलती रहती है, इसीलिए वेट भी बदलता रहता है अलग अलग जगह पे, लेकिन मास कभी भी बदलता नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसको स्लाइड्स में ले लेते हैं हम। अच्छा, मैं एक चीज पर्सनली देखो, होता क्या है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सभी जो भी स्टूडेंट है, होता है कैसे, देखो हम अपनी तरफ से बहुत अच्छा करना चाहते हैं हमेशा, है ना, हर चीज को। मैं, मेरे पास अगर कोई ज्वाइन हुआ तो मैं आप लोगों से ज्यादा मैं चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो,
क्योंकि अगर मेरे पास किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता तो मेरे को ही उससे ज्यादा बुरा फील होता है। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात देखो, हम कोशिश करते हैं, जैसे मैं ये स्लाइड्स नहीं लेके आया हूं, आप लोगों ने देखा होगा जिन्होंने पुरानी पीडीएफ देखी है, तो ये मैंने नहीं बनाई, मुझे ऐसा लगता है कि शायद पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा या आप लोगों को ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव और सामने स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट होता है कई बार, है ना, क्योंकि हम यहाँ से क्या करना चाहते हैं, उसका रिजल्ट वहां क्या हो रहा है हमें पता नहीं होता, तो इसीलिए पूछना जरूरी होता है, आपका फीडबैक लेना। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये स्लाइड ज्यादा ठीक है या आप लोगों ने अगर नोट्स देखे तो वो ज्यादा ठीक थे, एक बार मेरे को प्लीज मैसेज करना सब लोग अपनी राय, है ना। चलो, तो मास की डेफिनेशन क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। बॉडी के अंदर जो भी हार्ड मास है वो मास होता है। इसकी एसआई यूनिट केजी है, मैं पहले ही बता चुका हूं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इट डज नॉट चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये बदलती नहीं है। नेक्स्ट इज वेट। वेट क्या होता है? वेट एक फोर्स है। वेट इज द फोर्स विच अ बॉडी एक्सर्ट्स ऑन अर्थ, वो फोर्स जो एक बॉडी अर्थ पे लगाती है। ठीक है, इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है? न्यूटन है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और वेरिएबल है ये, इट चेंजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे बदलती रहती है। ठीक, वेट का फॉर्मूला वेट इज इक्वल टू mg, जहां पे w वेट होता है, m मास होता है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। ये हम पहले ही कर चुके सारी बातें, बस स्लाइड्स में आ गए। नाउ मास एंड वेट ऑन अर्थ, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मास ऑफ बॉडी है, मास ऑफ बॉडी ऑन अर्थ इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी ऑन मून, कि मास तो बदलता ही नहीं है कहीं पे भी। मैंने पहले ही बताया अभी आपको, बॉडी अगर आप अर्थ पे खड़े हो या मून पे खड़े हो, आपका मास कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि हार्ड मास तो सेम ही रहना है। लेकिन जो वेट ऑन मून होता है हमारा, वो बदल जाता है। हमारा जो वेट ऑन मून होता है वो अर्थ से 1/6 होता है, एक छठा। क्यों? क्योंकि अर्थ पे जो ग्रेविटी, मून पे जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ से 1/6 होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका था। क्योंकि वेट का फॉर्मूला ही mg है, अगर g की वैल्यू बदलेगी तो w तो बदल जाएगा। अगर ये g 1/6 है मून पे अर्थ से, तो अर्थ पे मून पे जब हम जाएंगे तो हमारा वेट भी 1/6 हो जाता है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है मून वाला, इसीलिए सब लोग इसको ध्यान से देखें। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रेशर। सर प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। ये प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, क्योंकि अभी जब हम आगे आगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, केमिस्ट्री, वहां पे ये धुआं उठा देगा प्रेशर, गैस लॉज में। तो प्रेशर, हालांकि वहां पे एक अलग चीज पढ़ेंगे बिल्कुल, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखना। प्रेशर क्या होता है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। मैंने ताकत को कितने एरिया में लगाया तो उससे कितना दबाव पड़ा, है ना। जैसे बहुत सारी ताकत को एक ही जगह लगा दोगे तो घुस जाएगा ना अंदर, तो प्रेशर ज्यादा होने से, और उसी एरिया को अगर फैला दोगे और उतनी ही फोर्स लगाओगे तो प्रेशर कम पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा होता है जैसे कोई लड़की ने वो पहनी हो हील वाली सैंडल, और वो आपके पैर पे पैर रख दे तो वो बड़ा पेन देता है, क्योंकि उसका पूरा वेट हील पे आ गया। भले ही उसका वेट कम है, लेकिन वो कम वेट भी एक जगह कंसेंट्रेट हो गया। लेकिन अगर कोई बड़ा रेसलर, भारी बंदा भी पैर रख दे पूरा, तो शायद कम दिक्कत होगी। क्यों? भले ही वेट ज्यादा है, लेकिन वो एरिया बढ़ने से उसका इंपैक्ट कम हो जाता है। दिस इज प्रेशर। या फिर इसके और एग्जांपल है, जैसे हम जो बैग टांगते हैं, है ना, तो जो टांगने वाला बैग होता है, कैरी बैग, उसकी जो स्ट्रिप्स होती है वो चौड़ी होती है ज्यादा, तो उसको उठाना आसान होता है। और वही स्ट्रिप पतली हो जाए तो उसको उठाना मुश्किल होता है, क्योंकि चौड़ी होने से एरिया बढ़ जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। तो प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर और एरिया एक दूसरे से इनवर्सली वेट। देखो, अगर कोई चीज ऐसे होती है ना ऊपर नीचे, जैसे यहाँ पे P ऊपर है, यहाँ पे P का है ऊपर है और A का है नीचे है, तो ये इनवर्स वेरिएशन होता है। अगर सामने सामने होता है तो डायरेक्ट वेरिएशन होता है। तो इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है? उल्टा चलता है। अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी। यहाँ पे अगर आप एरिया को बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एरिया बढ़ाने से प्रेशर कम हो जाएगा और एरिया कम करने से प्रेशर बढ़ जाएगा। अब हमको क्या करना होता है? जहां पे मुझे प्रेशर कम चाहिए होता है वहां मैं एरिया को बढ़ा देता हूं। जैसे मेरा बैग हो गया, कैरी बैग। जहां पे मुझे प्रेशर ज्यादा करना है वहां मैं एरिया को कम कर देता हूं। जैसे कि कील हो गई, जब मुझे कील ठोकनी है तो मैं उसके पॉइंट को बहुत पतला कर दूंगा, ताकि एरिया कम होने से प्रेशर ज्यादा हो, कील अंदर चली जाए। या फिर जो चाकू है, चाकू को काटने वाला जो चाकू है, उसका जो
कटिंग वाली एज होती है उसको मैं बहुत पतला कर देता हूं ताकि एरिया कम होने से प्रेशर ज्यादा लगे। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर की एसआई यूनिट है पास्कल, ये बहुत ध्यान रखना। प्रेशर की हम बहुत सारी यूनिट्स करेंगे अभी गैस लॉज में, हालांकि केमिस्ट्री में जब हम जाएंगे, ठीक है। इट इज फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, 1 पास्कल इज न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। क्लियर है ये बात? तो आपको ये कन्वर्जन तो बहुत अच्छे से आनी चाहिए किसी भी यूनिट की। जैसे यहाँ पे आ गया ना, एक पास्कल को मैं क्या लिख सकता हूँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को देखो मैं आपको बदल के दिखाता हूँ कुछ। जैसे पास्कल को न्यूटन मीटर स्क्वायर यानी nm-2 लिखा है, लेकिन इसको और क्या लिखा जा सकता है? मैं इस न्यूटन को kg ms-2 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं kg m-1 s-2 भी लिख सकता हूं पास्कल को। तो इस तरह की कन्वर्जन हमको बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि इसको और क्या बदल सकते हैं, इसको क्या बदल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, थर्स्ट एंड प्रेशर, ये वही सब चीजें मैंने बताई है। थर्स्ट क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स। इसके बारे में इतना ही जान लो, बस फोर्स ही होती है थर्स्ट एक तरीके से। थर्स्ट इज द परपेंडिकुलर फोर्स। इतना जानना कि जब कोई फोर्स 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तब हम उसे क्या बोल देते हैं? थर्स्ट। तो प्रेशर का फॉर्मूला थ्रस्ट अपॉन एरिया भी होता है, तो ये थ्रस्ट कुछ नहीं होता, फोर्स ही होता है। और यहाँ पे बताया गया है कि प्रेशर और एरिया एक दूसरे से कैसे होता है? इनवर्स वेरिएशन में। यानी अगर एरिया बढ़ेगा प्रेशर कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। एग्जाम्पल इसके जैसे नाइफ है, चाकू का एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा होता है। बिल्डिंग, जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका बेस को चौड़ा रखते हैं, है ना? क्यों? ताकि एरिया कम होने से, एरिया ज्यादा होने से प्रेशर कम हो जाए। नेल, कील का एरिया कम है, प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट इज बुओयंसी। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में ऐसा नहीं है कि हम जा नहीं रहा, मैं यही हूं। मैसेज नहीं आया किसी का, प्लीज बता दे स्लाइड व्लाइड के बारे में। 2 मिनट मैंने कहा ब्रेक मार लो, फिर कराते हैं। थोड़ा सा ही रह गया चैप्टर की, थ्योरी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग। थ्योरी थोड़ी ही बची है, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। स्लाइड से कुछ सही लग रहा है कि वो पुरानी पीडीएफ ही सही थी, उसी से पढ़ा? मैं उसको भी पढ़ा सकता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि पीडीएफ से पढ़ाऊं तो ज्यादा अच्छा लग रहेगा तो मैं वो कर लूंगा। बेस्ट है, कोई इशू नहीं, ठीक है। और लोग प्लीज मैसेज करें। एक साहब का मैसेज आया है सिर्फ अभी। बेटर है, चलो ठीक है। और कोई? चलो नेक्स्ट। और क्या कर रहा था मैं? हाँ, बोयंसी। सर बोयंसी क्या होती है? कहाँ भागी ये रही? बोयंसी क्या होती है? जैसे अर्थ स्लाइड्स में ज्यादा बेस्ट है, ओके, बेटर है, ओके, ठीक है सर। बोयंसी क्या होती है? देखो, बोयंसी इज ऑपोजिट ऑफ ग्रेविटी, ये समझ लो। ये लिखना नहीं है, लेकिन आपको ये समझने के लिए है, सिर्फ लिख मत देना वहां पे कि ऑपोजिट ऑफ ग्रेविटी है, ये सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है, लिखना मत। तो ऑपोजिट ऑफ ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी, जब कोई ग्रेविटी अंदर अपनी तरफ खींचती है, बॉयंसी मतलब ऊपर फेंकना। जब भी कोई चीज लिक्विड में जाती है, पानी नहीं, लिक्विड, ठीक है, जब भी कोई चीज लिक्विड में जाती है तो लिक्विड उसे वापस ऊपर फेंकता है एक फोर्स से, जिस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? बॉयंसी फोर्स। ये आप सभी ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, जब आप स्विमिंग वगैरह करते हैं और आप जंप मारेंगे तो जिस बंदे को तैरना नहीं भी आता वो भी एक बार सरफेस के ऊपर तक जरूर आता है, ठीक है। तो यही बॉयंसी होते है, क्योंकि एक अपवर्ड फोर्स से पानी आपको ऊपर फेंकता है। इट इज द अपवर्ड फोर्स बाय विच वाटर थ्रोज अ बॉडी अपवर्ड व्हेन इमर्स्ड इन इट, ठीक है। मैंने स्विमिंग सीखी थी थोड़े दिन तो नहीं, काफी साल हो गए, काफी साल पहले स्विमिंग सीखी थी। मैं क्या कहीं मरूरा ना जाऊं यार मैं पानी में डूब के। थोड़े दिन पहले वहां गए थे वाटर पार्क, है ना, वहां पे वेव आती ना, वेव, तो वेव में सब लोग चाहते तो हैं सब लोग जाएं, लेकिन जिसको स्विमिंग आती है मजे तो वही ले पाता है। तो मैं वहां चला गया वेव में, वहां 2-3 बंदे डूबने से बचाए भाई। लोग घुस जाते हैं और वो फंस जाते हैं।
मतलब ऐसा हो जाता है कई बार, वो लाइफ सेवर भी कितने लोगों को बचाएगा, इतनी भीड़ हो जाती है, 2-3 लाइफ सेवर होते हैं वहां, 2-3 बंदों को बचाया। एक तो वो था उसमें ट्रांसजेंडर। बुओयंसी से याद आ गया, तो लोग भाई पानी वानी में नहीं जाना चाहिए अगर तैरना नहीं आता तो। जब तक मुझे नहीं आता था मैं भी नहीं जाता था, फंस जाता है बंदा। 2-3 बंदे बचाए मैंने इसी बार गर्मियों में डूबने से। बस हो गया था उनका, गई भैंस पानी में। शक्ल से तो ये बुओयंसी होता है, पानी ऊपर फेंकता ना तो उनकी आंखों से दिखाई दे जाता भाई गया ये बंदा। चलो, नेक्स्ट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज बुओयंसी जैसा ही होता है, बस बुओयंसी करती क्या है, बुओयंसी बंदे को ऊपर फेंकती है, ये फोर्स है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने उसको नाप दिया, नापना मतलब मेजर कर लिया कि वो कितनी फोर्स से फेंकती है। तो इसने बोलता है कि जो बुओयंसी फोर्स है वो किसके बराबर होती है, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो कि हम ना मैथ्स में भी करते हैं मेंसुरेशन में। जब कोई चीज में पानी से भरी हुई है, सपोज करो एक गिलास में पानी आधा है और आपने उसमें कुछ चीज डाली तो पानी ऊपर आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ग्लास में पानी पूरा भरा है और आपने उसमें कुछ डाला तो पानी बाहर गिर जाएगा। कहने का मतलब है पानी भरा हो या आधा हो, जब कोई चीज पानी में जाती है तो उस पानी को ऊपर उठाती है या फिर उसकी जगह बदल देती है। तो वो पानी को कितना उठाती है, अपनी वॉल्यूम जितना, ये ध्यान रखेंगे। तो ये जो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होता है ये किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी के, ये भी ध्यान रखेंगे। अगर इस तरह का कभी न्यूमेरिकल आ जाए तो ये ध्यान रखना, हालांकि बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल, मतलब हाई लेवल हो जाता है। तो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड जो होता है, जब कोई चीज पानी में जाती है तो वो कितने पानी को बाहर फेंकती है, ध्यान रखना अपनी वॉल्यूम का जितना, ठीक है। जितनी उस बॉडी की वॉल्यूम होती है उतना ही पानी बाहर आता है, और पानी उसी वेट से किसी उस चीज को ऊपर फेंकता है। इसी चीज को नाप के वो पानी के जहाज बनाए जाते हैं, है ना। और वो जो होती है ना सबमरीन, सबमरीन में एक मूवी है गाजी अटैक करके नाम है शायद, वो मैंने देखी है, बहुत बड़ी बढ़िया मूवी, गाजी अटैक ही नाम है शायद, सबमरीन के ऊपर ही है वो पूरी मूवी। अब सबमरीन के अंदर स्पेशल क्वालिटी होती है, अपनी बॉयंसी को चेंज कर सकता है, अपनी डेंसिटी को बदल लेता है वो। क्योंकि जब उसको पानी के ऊपर आना होता है तो ऊपर आ जाता है, हाँ आ रहा हूं। जब उसको पानी को ऊपर आना होता है तो ऊपर आ जाता है, बीच में रहना होता है तो बीच में रह लेती है, नीचे जाना होता है तो नीचे चली जाती है। क्यों, क्योंकि वो अपनी डेंसिटी को बदल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। देखो डेंसिटी हमने पहले भी किया था, जो शायद हमने पहला चैप्टर किया था ना फर्स्ट वाला, उसमें मैंने आपको डेंसिटी ऑलरेडी करा चुका हूं। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। और डेंसिटी की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब। और इसमें आपको ये बात याद रखना है कि पानी की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1000 केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपको ऐसा यूनिट याद रखनी है, किसकी, डेंसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू भी याद रखनी है, ठीक है। और एक होता है रिलेटिव डेंसिटी। तो यहाँ पे मैं अभी बता रहा हूं, एक वर्ड है रिलेटिव। सर रिलेटिव का मतलब होता है किसी भी दो चीज के, जब रिलेटिव आ जाता है ना रिलेटिव, तो रिलेटिव का मतलब है हम दो चीज के बीच में रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है हम दो चीज की डेंसिटी के बीच में रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, ठीक है। ये रिलेटिव बहुत जगह आएगा अभी हमारे सिलेबस में। रिलेटिव डेंसिटी है, रिलेटिव और क्या क्या था भूल गया, मेरे को आगे आएगा तो मैं आपको याद दिलाता हूँ। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव वर्ड से बहुत सारी चीजें आती है, हम उसमें क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है एक, तो उसमें हम क्या करते हैं, दो चीजों को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये हमें जरूरी होता है, इसलिए ध्यान रखना। तो ये आपको ये एक तरीका है नापने का कि कोई चीज पानी से ज्यादा डेंस है या कम डेंस है, ठीक है। देखो होता क्या है, अगर किसी चीज, अगर ये दोनों बराबर है तो डेंसिटी 1 हो जाएगी, अगर ये ज्यादा है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस तो ये 1 से ज्यादा हो जाएगी, अगर ये कम है पानी से तो ये 1 से कम हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू से हमें क्या होता है, डायरेक्ट पता लग जाता है कि कोई चीज पानी से ज्यादा डेंस है या कम डेंस है। इसी को नापने के लिए हम इसको यूज करते हैं कि वो पानी में डूबेगी या तैरेगी, हमें ये पता लग जाता है, ठीक है। डिटेल में आपको यहां बता देता हूं। चलो अब देखो, बॉडी जब पानी में जाती है
पानी में जब कोई सी चीज को हम डालते हैं तो वो तीन काम कर सकती है। या तो वो फ्लोट कर सकती है, यानी ऊपर तैर रही है, पानी है, पानी में ऊपर तैर रही है ये, ठीक है। तो कोई भी चीज पानी में कब तैरती है ये चीज समझेंगे। पानी में तैरने की तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन कि जो उसका अपथ्रस्ट या बॉयंसी का एक और नाम अपथ्रस्ट भी होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो जब उसकी बॉयंसी की पावर ज्यादा होती है ग्रेविटी से, ध्यान से समझे, अगर आपने किसी चीज को पानी में डाला तो क्या है, इसको ग्रेविटी नीचे खींच रही है, बॉयंसी ऊपर ले जा रही है। तो लेकिन ये तो जीत कौन रहा है, बॉयंसी जीत रही है, क्योंकि ये तैर रहा है। तो यहां पे क्या है, इसकी बॉयंसी जो है ज्यादा है, किससे, ग्रेविटी से। एक कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। जब किसी चीज की डेंसिटी पानी से कम होती है तभी वो तैर सकती है। अगर किसी चीज की डेंसिटी पानी से ज्यादा है तो वो डूब जाती है। तो ये तैर रही है मतलब इसकी डेंसिटी कम है पानी से, और अगर इसकी डेंसिटी पानी से कम है तो इसकी रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1 होती है, जो भी मैंने पीछे फॉर्मूला बताया। जो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है ना, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अगर ये वैल्यू छोटी है और ये बड़ी है तो ये पूरी वैल्यू लेस देन 1 आ जाती है। तो ये दोनों एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं, मैं बताना चाहता हूं। आप ये कंफ्यूज ना हो कि ये क्या है, ये दोनों एक ही बात है। एक ही चीज को कहने के दो अलग अलग तरीके हैं कि अगर किसी चीज की रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1 है तो वो डूब तैरेगी, या फिर उसकी डेंसिटी पानी से कम है तो वो तैरेगी। तो दोनों एक ही बातें हैं ये, ठीक है। इसके बाद होता है सबमर्ज्ड। सबमर्ज मतलब होता है पानी के बीच में। ये सर्कल बना है पानी के बीच में, ना तो ये ऊपर है ना ये नीचे है। कब होता है ऐसा, जब अपथ्रस्ट और बुयांसी और ग्रेविटेशन दोनों बराबर होती है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डेंसिटी ऑफ वाटर के बराबर होता है और रिलेटिव डेंसिटी इसकी 1 होती है, ठीक है। और बॉडी तीसरा केस होता है जब डूब जाएगी। तो बॉडी डूबती कब है ये देख लो। बॉडी डूबती तब है जब ये नीचे आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। बॉडी डूबने का कारण क्या होता है, जब इसका अपथ्रस्ट कम हो जाए और ग्रेविटी की फोर्स इस पे ज्यादा लगे। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ज्यादा हो जाए और डेंसिटी ऑफ वाटर कम हो जाए और रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 हो जाए, ठीक है। तो ये सब कंडीशंस होती हैं जब कोई चीज डूब जाती है, ठीक है। तो कोई भी चीज कब तैरती है कब डूबती है, इसको देखने का ये तरीका है। नेक्स्ट इज केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर के लॉ और कर लो। इसके अलावा एक चीज मैंने छोड़ी है इसमें, न्यूमेरिकल वाली, है ना। वो कंसेप्ट इसलिए नहीं कराया क्योंकि जब न्यूमेरिकल करूंगा तो वो दोबारा कराना है, तो मैं तभी बता दूंगा। इसके साथ ही थ्योरी खत्म हो जाएगी। जो इसके न्यूमेरिकल होते हैं, कोई चीज ऊपर जाती है नीचे आती है, वो मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये आपको याद रखना है, इस बार भी पेपर में आया था, इस बार वाला नवंबर वाले एग्जाम में, ठीक है। पहला लॉ क्या बोलता है, planet revolves around the sun in an elliptical orbit such that sun is at one of the foci। जब सूरज के आसपास चक्कर लगाता है ना प्लैनेट, ये सन हो गया ये प्लैनेट हो गया, तो ये किस शेप में चक्कर लगाता है, एलिप्स में। सर्कल नहीं होता, एलिप्स होता है। और एक एलिप्स जो फिगर होती है इसके अंदर ना 2 फोकस होते हैं, F1 और F2। जैसे सर्कल का एक सेंटर होता है, ऐसे एलिप्स के 2 फोकस होते हैं। नेचुरल है, फिगर होती है एक एलिप्स। आप लोगों ने शायद किसी ने ना पढ़ी हो तो उसे नहीं पता होगा, किसी ने नहीं पढ़ी तो उसके लिए बता रहा हूं। एलिप्स एक शेप होती है जिसके 2 फोकस होते हैं। तो ये कहना चाहता है कि जब भी प्लेनेट घूमता है सन के पास तो वो एलिप्स की शेप में घूमता है, और वो कुछ ऐसे घूमता है कि जो सूरज होगा वो किसी ना किसी एक फोकस के ऊपर खड़ा होता है, बैठा होता है, जो भी है। सेकंड इज द लाइन जॉइनिंग द प्लेनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब ये प्लेनेट घूमता है, सपोज करो ये ए टू बी आया, कितनी देर में, 1 घंटे में, और ये ए टू बी यहाँ आया 1 घंटे में, या 1 ईयर मान लो, घंटा तो बहुत छोटा हो जाएगा इसके लिए, और ये एक ईयर में तो पूरा घूम जाता है यार। 1 मंथ मान लेते हैं, चलो 1 मंथ में यहां से आया और ये 1 मंथ में C2D आया। तो ये बोलता है जो ये एरिया बनाता है ना इसके साथ, ये तो ये एरिया बराबर होता है हमेशा, ठीक है। जो भी प्लेनेट एरिया बनाता है वो एरिया बराबर होता है। तो ये दोनों चीजें हालांकि इतनी जरूरी नहीं है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। थर्ड लॉ ज्यादा जरूरी है। द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम सन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड। जो इसका मीन डिस्टेंस क्यों बोला, क्योंकि डिस्टेंस सेम तो होता नहीं है, बदलता रहता है। जब सूरज के आसपास प्लेनेट घूमता है तो सर्कल तो है नहीं कि रेडियस सेम रहेगा, दोनों के बीच की दूरी बदलती रहती है।
इसीलिए कभी गर्मी ज्यादा होती है, कभी ठंड ज्यादा होती है, कभी दिन लंबा होता है, कभी दिन छोटा होता है। तो रेडियस का क्यूब किसके प्रोपोर्शनल होता है? टाइम के स्क्वायर के। और ना होता क्या है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बनते हैं। ये अभी तक आपके माइट भी उसमें ना हो टॉपिक्स में, ये मैं आपको कराऊंगा क्योंकि माइट इस बार इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आया था पेपर में, ठीक है। तो ये टॉपिक मैं कराऊंगा आपको लास्ट में, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हम करेंगे। अगर मैं भूल जाऊं तो प्लीज मेरे को याद दिलाना, हालांकि मैं भूलता नहीं हूं, बट स्टिल मैं एक रिमाइंडर छोड़ देता हूं स्टूडेंट्स के पास ताकि वो मुझे याद दिला दें अगर कुछ ऐसा हो जाए तो। सो दिस इज, ये तो सेम ही है। दिस इज एंड ऑफ अवर चैप्टर। हमारी थ्योरी पोर्शन खत्म होता है, अब हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स के लिए गैप ले लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद करेंगे। किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो प्लीज मैसेज करें। ऑडियो वीडियो क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज या किसी तरह की दिक्कत है तो प्लीज बताएं। अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके पास आऊंगा कितना टाइम हो रहा है? 45, 9:20 पे, 9:20 PM पे आके हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तब तक आप सब लोग इसको रीड कर लें। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो मेरे को मैसेज कर दें। मैं वेट कर रहा हूं 1 मिनट आप सभी के मैसेज का। किसी को भी कोई भी डाउट है तो प्लीज मैसेज करें।